हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं समाज विज्ञान के बिल्कुल 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में हमने लेकर आया है और यहाँ से प्रश्न बनना अनिवार्य है। ठीक है, 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा। बस आप पूरा का पूरा वीडियो देख के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनाई गई है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। पूरे किताब का हमने महत्वपूर्ण प्रश्न ले लिया है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और पहला प्रश्न आप लोगों को बताते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न देखिए, आराम से समझिएगा। कम से कम आप लोगों को 60-70 क्वेश्चन लगभग कराने वाला हूं। ठीक है, पूरी किताब का। प्रश्न यह है पहला कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ। आराम से पढ़िएगा, मैं आराम से पढ़ूंगा, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ बताना है आप लोगों को। जर्मनी से हुआ कि इटली से हुआ कि फ्रांस से हुआ कि इंग्लैंड से। जल्दी से कमेंट करके बताइए और बताना है आप लोगों की 70 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ। जर्मनी से हुआ, इटली से हुआ कि फ्रांस से हुआ कि इंग्लैंड से हुआ। बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसका आंसर सभी लोगों को बताना है। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो जर्मनी से हुआ। मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब क जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 1920, 1927, 1930 कि 1935। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी 1930 में। कब चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध, क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसका प्रारंभ कब हुआ था। 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी 1914 ईस्वी में। कब, 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे है कि पंजाब में, क्या बोला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, वनमूलन, अधिक सिंचाई कि अति पशुचारण। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधिक सिंचाई। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे यह है कि चिपको आंदोलन, क्या बोला है, चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। बताइए क्या होगा राइट आंसर कि चिपको आंदोलन जो संबंधित है किससे संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। किससे, वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। जो सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है। महानदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, कृष्णा नदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए सलाल बांध किस नदी बना है, तो चिनाब नदी पर बना है। किस नदी पे, चिनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। मतलब चारों ऑप्शनों से बताना है कि कौन एक रेशेदार फसल है। जूट है कि कॉफी है कि जौ है कि रबर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। ठीक है, तो यह जूट जो है वो रेशेदार फसल, मतलब क जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, कह रहा है कि झरिया प्रसिद्ध है। देखिए लिखा है झरिया, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए। लव अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए कि बॉक्साइट के लिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए। किसके लिए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है झरिया आपका। ठीक है, मतलब ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। मतलब किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है। बताइए, ऑप्शन है कॉफी का, ऑप्शन बी उर्वरक का, ऑप्शन सी तंबाकू का, ऑप्शन डी चाय का। तो कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता है, तो हो जाएगा आपका ख वाला, मतलब उर्वरक।
क्या हो जाएगा, उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, श्रीलंका एक यहाँ पे वरना देश है, मतलब श्रीलंका एक ऐसा देश है, प्रायद्वीपीय देश है कि द्वीपीय देश है कि सीमांत देश है कि प्रांतीय देश है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ठीक है, श्रीलंका एक ऐसा देश है, द्वीपीय देश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 दिख भी रहा है आप लोगों को, अच्छे तरीके से बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सी, क्या बोला था, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, ऑप्शन जो ख है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ग अरुणाचल, घ है आपका दिल्ली। बताना इन चारों ऑप्शनों में से कि कौन संघीय राज्य नहीं है। तो देखिए संघीय राज्य की बात करा, दिल्ली जो है राज्य नहीं है, ठीक है, संघीय राज्य। ऑप्शन ग जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा आप लोगों को कि काले दस्ताने, क्या बोला है, काले दस्ताने और बंदी मुठियां किसकी प्रतीक थी? ठीक है, प्रतीक थी। तो बताना है कि काले दस्ताने और बंदी मुठियां किसके प्रतीक थी? क्रोध की, कि शांति की, कि अश्वेत शक्ति की, कि खुशी की? चार ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। काले दस्ताने और बंदी मुठियां किसके प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति की थी, ठीक है, अश्वेत शक्ति के प्रतीक थी। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, मतलब भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ पे? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, कि पंचायती राज्य की संस्थाएं में? जल्दी से कमेंट को बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है किसमें? पंचायती और राज्य की संस्थाएं में, ठीक है, मतलब ऑप्शन ये घ जो है राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज्य की संस्थाएं में औरतों के आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए यहाँ पे आराम से समझिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी कब? 2005 में, 2006 में, 2008 में, कि 2015 में? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी। देखिए नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी। कहाँ पे? 2008 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर चलते हैं 15 की तरफ कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? अगर भारत में हम कितने वर्ष के हो जाएंगे तो मत दे सकते हैं, ठीक है, वोट दे सकते हैं। 21 वर्ष के, कि 20 वर्ष के, कि 25 वर्ष के, कि 18 वर्ष के? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में जो मताधिकार का जो आयु है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष का अगर आप हैं भारत में तो आप मत दे सकते हो, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे है कि राजनीति एक क्षेत्र है, मतलब राजनीति के एक संभावनाओं का क्षेत्र है, कि विकल्पों का क्षेत्र है, कि प्रयासों का क्षेत्र है, कि ये सभी? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए राजनीति की बात करें ना तो राजनीति के एक संभावनाओं का क्षेत्र होता है। किसका? संभावनाओं का क्षेत्र होता है राजनीति, ठीक है, इसलिए क जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 अगर मैं आप लोग से पूछूं, प्रश्न नंबर 17 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? मतलब चारों में से बताना कौन विकसित देश है। ब्राजील है, कि भारत है, कि फ्रांस है, कि बांग्लादेश? तो इन चारों ऑप्शनों से बात करें तो इन चारों ऑप्शनों में से विकसित देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस इन तीनों से क्या है? विकसित देश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की तरफ, और देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है, इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई? ठीक है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में ग्रामीण जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाया था? 2008 में, 2010 में, 2005 में, कि 2000 में? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में चलाया था। कब? 2005 में गांधी जी ने चलाए थे यह योजना, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 19 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 19 ये बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1993 में, 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1985 में, 1 जनवरी 1950 में? बताइए राइट आंसर क्या होगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखिए विश्व व्यापार की संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब? 1 जनवरी 1995 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 20वां कि भारत में उपभोक्ता, क्या बोला है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया?
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 में का राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। कब? 1986 में पारित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें प्रश्न नंबर 21, देखिए प्रश्न नंबर 21 क्या है कि निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ठीक है, बताना है किसका कथन यह है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिक का, काबूर का, बिस्मार्क का कि मेस्सनिक का? बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये किसका कथन था? तो देखिए मैटरनिक का कथन था। मैटरनिक ने ये कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम, देखिए क्या बोला है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए वंदे मातरम गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, अवनींद्र टैगोर द्वारा कि महात्मा गांधी द्वारा? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग इसका बता देंगे कि राइट आंसर क्या होगा कि वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। मतलब क जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुरंत बता देंगे आप लोग, क्योंकि बहुत बार करा चुका हूं कि महामंदी का प्रयोग किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 में। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है कि विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें तो किसके बीच होता है विदेशी व्यापार? दो देशों के मध्य होता है कि दो प्रदेशों के मध्य होता है कि दो नगरों के मध्य होता है कि दो गांवों के मध्य होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। विदेशी व्यापार की बात करें तो देखिए विदेशी व्यापार होता है ना, दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसको हम विदेशी व्यापार बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 24 का क जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार 25 नंबर पे है। 25 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि एक मार्क, क्या बोला है? एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्राथमिक चिन्ह है? ठीक है, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्राथमिक चिन्ह है? उपभोग वस्तु के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के लिए, सेवा के लिए कि खाद्य पदार्थ के लिए? बताइए 25 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्राथमिक चिन्ह है तो हो जाएगा आप लोगों का खाद्य पदार्थ। ठीक है, किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह भैया? तो खाद्य पदार्थ के लिए, याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन 26 यंग इटली सोसाइटी, ये तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर की मेजनी? बताइए 26 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था मेजनी। क्या हो जाएगा? मेजनी। मतलब यह जो है राइट आंसर हो जाएगा घ वाला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, कह रहा है कि 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके फलस्वरूप क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई कि सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई कि सैन्य शासन की स्थापना हुई कि गणतंत्र की स्थापना हुई? क्या हुआ? ठीक है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद तो देखिए क्या हुआ कि गणतंत्र की स्थापना हुआ। किसका? गणतंत्र की स्थापना हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जस्ट बढ़ेंगे 28 की तरफ कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्या बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने कि सुभाष चंद्र बोस ने कि महात्मा गांधी ने? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। सबको मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 29 की तरफ। 29 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए वाशिंगटन, जिनेवा में कि न्यूयॉर्क में कि ऑस्ट्रिया में? ये भी प्रश्न बहुत बार करा चुका हूं तो इसका आंसर सही देंगे आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 29। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न में क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 30वां क्वेश्चन कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? मतलब चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी कि लेटराइट मिट्टी? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 30वें का राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए चाय की खेती के लिए पूछा ना, तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटराइट मिट्टी। कौन सा? लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे 31 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 31 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है, मतलब चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा संभावित संसाधन है। कोयला है, पेट्रोलियम है, पवन ऊर्जा है कि बॉक्साइट है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संभावित जो है वह संसाधन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए संभावित संसाधन हम लोगों का पवन ऊर्जा है। कौन सा है, पवन ऊर्जा है संभावित संसाधन। ठीक है, चलिए 32 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न में 32 देखिए क्या है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चिपको आंदोलन तो वन संरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, मतलब बताना चारों ऑप्शन में से कौन मोटे अनाज के अंतर्गत आएगा। चना आएगा कि मूंगफली आएगा कि ज्वार आएगा कि मूंग आएगा। ठीक है, तो देखिए मोटे अनाज की बात करें तो उसमें ज्वार आएगा। ठीक है, मोटे अनाज में क्या आता है, ज्वार। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, मतलब कौन सा वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है। कॉफी का, उर्वरक का, तंबाकू का, चाय का। तो इसका हो जाएगा ख, उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं करता है। तो सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 35, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, बताना कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल है, ईसाई है कि सिंहली है कि मुस्लिम है। बताइए श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो वो हो जाएगा आपका सिंहली। क्या हो जाएगा, सिंहली, मतलब ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 36 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न नंबर 36 से क्या है देखते हैं। काले दस्ताने, क्या बोला है, काले दस्ताने और बंदी मुठियां किसकी प्रतीक थी। तो देखिए काले दस्ताने बंदी मुठियां किसके प्रतीक थी, क्रोध की, शांति की, अश्वेत शक्ति की, खुशी की। तो हो जाएगा आपका अश्वेत शक्ति के। भी क्वेश्चन आया भी था और आप लोग इसका आंसर सही भी दोगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है 37, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, सतलज बांध से, हीराकुंड बांध से, सरदार सरोवर बांध से, नागार्जुन बांध से। बताइए 37 का राइट आंसर क्या होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो हो जाएगा सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। किससे, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। अगला प्रश्न 38, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 5 दिसंबर को कि 14 नवंबर को कि 15 अगस्त को। बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 39 है कि भारत में, क्या बोला है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, उद्योग है कि कृषि है कि व्यवसाय है कि इनमें से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर क्या होगा। सबको मालूम चाहिए कि हमारे भारत में अगर जीविका का प्रमुख अगर स्रोत कोई है तो वो आपका कृषि है। क्या है, कृषि है। ठीक है, चलिए 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, मतलब चारों ऑप्शन में से बताना कि उत्पादन का साधन कौन है। पूंजी है कि लाभ है कि सेवाएं हैं कि कर है। निम्नलिखित में उत्पादन का साधन क्या है पूछ रहा हमसे। तो देखिए उत्पादन का साधन क्या है आपका, पूंजी। क्या है, पूंजी ही उत्पादन का साधन है। का जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 48 की तरफ। क्या है, जर्मन संस्कृति, क्या बोला है, जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट, ये बोक्सजिस्ट लिखा है, आधा क है यह। जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का आशय था राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद। तो देखिए जर्मन में संस्कृति में बोक्सजिस्ट का आशय था राष्ट्र। क्या होगा, यह राष्ट्र लिखा हुआ है, राष्ट्र। ठीक है, तो क जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 का। 42 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। 1885 में, 1904 में, 1857 में, 1855 में। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 42। तो हो जाएगा 1885 में भैया। कब, 1885 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे 43 की तरफ। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, 1920 में, 1945 में कि 1947 में।
बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1945 में 1955 है, ये 1955 कर दिया जाए। हाँ 1945 में, 1920 में, 1955 में, 1947 में। तब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, मतलब क जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका 43 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। 44 यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा, मतलब चारों में से बताना कि कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, मतलब चारों ऑप्शन में से कौन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। बागान, चारागाह, भूमि की खनिज संसाधन। जल्दी से कमेंट करके बताइए 44 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो खनिज संसाधन क्या हो जाएगा, घ जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। आगे बढ़ेंगे 45 की तरफ। देखिए 45 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है। कह रहा है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची अगर बात करें तो इनमें से कौन सी ऐसी संस्था जो तैयार करती है। IUCN, WTO की, UN की, या फिर AO, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची कौन सी संस्था तैयार करती है, तो IUCN जो संस्था ये तैयार करती है, मतलब क जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट, क्या बोला है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है किस वर्ष आरंभ किया गया, 1973 में, 1975 में, 1980 में, 1989 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 1973 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद भी होगा आप लोगों को। मुंबई हाई, प्रश्न क्या है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए, तेल शोधक कारखानों के लिए, कि फिल्मी सिटी के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। तो ये प्रश्न तो रटा होना चाहिए, मैं बहुत बार करा चुका हूं कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोध कारखानों के लिए, मतलब क जो है राइट आंसर हो जाएगा 47 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 48 की तरफ। 48 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा होगा, कि कोयला होगा, कि पवन ऊर्जा होगा, कि ज्वारीय ऊर्जा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए 48 का राइट आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा कोयला, क्योंकि कोयला जो है सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 49 की तरफ। देखिए 49 क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। मतलब इनमें से चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा परिवहन ऐसा परिवहन है जो भारत में प्रमुख साधन है। पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। जल्दी से बताइए क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या होगा। सबको मालूम है कि भारत में अगर प्रमुख साधन की बात करें तो आपका सड़क परिवहन ही है। क्या है, सड़क परिवहन ही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50वां क्या है, देखिए कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो बताना है कि भारत में अगर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1950 में, 1953 में, 1960 में, 1998 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। भारत में वायु परिवहन की बात कर रहा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1900, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 में, 1953 में किया गया। ठीक है, मतलब ख जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1953 में किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 की बात करें, 51 जो है यहाँ पे कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई। मतलब पंचायत की बात करें तो पंचायती राज्य की स्थापना कब किया गया, 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 51 का राइट आंसर क्या होगा। तो पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में। कब, 1992 में हुई थी पंचायती राज की स्थापना। यह क्वेश्चन नंबर 51 था। बढ़ेंगे 52 की तरफ। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है 52। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। बताना है कि इसमें से संघीय राज्य कौन सा नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब की दिल्ली। सबको मालूम है दिल्ली, प्रश्न आया भी था। ठीक है, प्रश्न आया भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है। ये भी प्रश्न था ना प्रैक्टिस के लिए। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज की संस्था में। तो ऑप्शन था ये वाला, पंचायती राज संस्थाओं में यहाँ पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई। ठीक है, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला बढ़ते हैं
54। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में क्या बोला है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो देखिए 2018 की बात करें और वहां पे मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 125वां, 124वां कि 129वां कि 130वां। जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 130वां स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है, 130वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। आगे बढ़ेंगे 55। राष्ट्रवाद क्या बोला है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो देखिए राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जर्मनी से हुआ कि इटली से हुआ कि फ्रांस से हुआ कि इंग्लैंड से। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि फ्रांस से हुआ था राष्ट्रवाद का प्रारंभ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 56 की तरफ। देखिए 56 क्या है, यंग इटली बोला है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो देखिए यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, गैरिबाल्डी था कि बिस्मार्क था कि काबूर था कि मेजनी था। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मेजनी ही तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था, बिल्कुल राइट आंसर होगा घ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए 57 का राइट आंसर क्या होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो 1930 में चलाया गया, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, गोपाल कृष्ण गोखले को। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। सबको मालूम है कि महात्मा गांधी को ही कहते हैं, ठीक है। चलिए 59 की तरफ आइए। 59 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में, 1904 में, 1857 में, 1855 में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वह कब की गई, ठीक है। तो 1900 यहाँ पे 1904, 1857, 1855, 1885 में किया गया। कब, अभी तो प्रश्न ये आया था ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 60 की तरफ। 60वां प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई बताइए, 1945, 1920, 1942, 1947। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1945 में हुई, याद रखिएगा, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 61। लाल मिट्टी क्या बोला है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो लाल मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी, जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर पहला, दक्कन के पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है, दक्कन के पठार में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे 62 की तरफ। देखिए 62 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 62। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, सबको मालूम होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में बहुत बार प्रैक्टिस करा चुका हूं इस प्रश्न के कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कि लेटराइट मिट्टी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी ही उपयुक्त होती है, ठीक है, कपास की खेती के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। मतलब चारों ऑप्शनों में से बताना है कि सीढ़ीदार जो खेती की जाती है, तो सीढ़ीदार खेती किस राज्य में किया जाता है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 63 का राइट आंसर क्या होगा। तो सीढ़ीदार खेती की जाती है पंजाब में। कहाँ पे की जाती है, पंजाब में की जाती है, मतलब क जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली, पीली, लेटराइट कि सीमेंट। तो सबको मालूम है कि भाई सीमेंट ही होगा, क्योंकि सीमेंट कहाँ मिट्टी होता है, काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होती है, सीमेंट मिट्टी कहाँ होती है, ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। देखिए 65 क्या है कि भारत में कितने प्रतिशत, क्या बोला है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है।
भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है? 10%, 20%, 30% कि 40%? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो 40%। कितना है? 40% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बता भी दोगे आप, क्योंकि क्वेश्चन करा चुका हूं बहुत बार। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में कि मध्य प्रदेश में? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर गलत है, इसको मैं अभी सही करा देता हूं। इसका यह नहीं होगा 40%, इसका होगा 20%। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है? तो लगभग 20% है। हमने इसको गलत बताया है, इसको आप कैंसिल कर देना, 20% होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में सबसे पहले वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1970, 1972, 1983, 1990? बताइए क्या होगा राइट आंसर? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहले एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। मतलब जो ख है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में पहली नदी घाटी परियोजना, क्या बोला है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पे, नर्मदा नदी पे, काशी में कि चिनाब नदी में? बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों को कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को दामोदर नदी पे। मतलब क जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए मासिनराम में कि चेन्नई में कि व्लादिवोस्टोक में कि न्यूयॉर्क में? तो ये तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि भारत और विश्व पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, वर्ल्ड में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ऑप्शन क जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? मासिनराम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन रबी की फसल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इनमें से कौन रबी की फसल है? चावल है, मोटे अनाज है कि चना? चना में काला चना कि कपास? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दोगे भी। ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सब लोग सही दोगे। तो बताइए क्या है इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों काला चना। मतलब चना में काला चना जो है वो रबी की फसल है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? अब यहाँ पे पूछ दिया कि खरीफ की फसल कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रबी की फसल आया था, अब खरीफ की फसल आ गया। क्या होगा? गेहूं, ऑप्शन बी सरसों, और ऑप्शन सी धान, और ऑप्शन डी चना। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का धान। क्या हो जाएगा? धान जो है आप लोगों का यहाँ पे खरीफ की फसल है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत की बात कर रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में कि राजस्थान में? तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे यह है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से, सोना से, बॉक्साइट से कि कोयला से? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। एंथ्रेसाइट किससे संबंध रखता है? कोयला से। ठीक है,
आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हमने आप लोगों को टोटल इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा पूरा, अगर आपको तैयार है तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।